everyone. So, welcome to EduTab. And today, as part of the success story, we have a student, Mr. Bimlesh Kumar Chaube, who has cleared this UPSC EPFO 2023 exam with flying colors, that too in first attempt. And as no, I'll give you a quick snapshot of his background. Before that, let's welcome Mr. Bimlesh Kumar Chaube onto this session, wherein I must be understand that you all must be eagerly waiting to get to know about his preparation journey, and that will help you also in your preparation journey for the upcoming UPSC EPFO exam. So, welcome to EduTab, Bimlesh, and the heartiest congratulations to you for clearing this UPSC PFO Thank you, exam ma'am. the first attempt. And thank you for accepting our invite and being with us and sharing your journey, your preparation journey with all our audience and the viewers. Thank you, ma'am. It's a pleasure being here. Yes. So, friends, I'll give you a quick snapshot of Bimlesh's, educational background and journey. Then we'll ask him questions and we'll hear everything from his in his own words. तो यहाँ पे बिमलेश जी ने किया था, ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स उन्होंने किया था एंड फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राइट बिमलेश? जी मैम। जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था एंड बिफोर दैट उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया था एंड ही वाज ऑलवेज डिस्ट्रिक्ट टॉपर टाइप उस तरह से थे एंड आफ्टर दैट डिग्री हो गया, पीजी ही हैज़ डन इन ज्योग्राफी एंड दैट इज एमएससी एंड आफ्टर दैट उन्होंने पीएचडी भी जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी भी ज्वाइन किया था एंड यू कैन शुड अंडरस्टैंड कि जो भी उन्होंने एग्जाम का प्रिपरेशन किया था स्टार्टिंग उन्होंने यूपीएससी से किया था. आफ्टर दैट ही शिफ्टेड टू ईपीएफओ एग्जाम एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी कहीं पे भी उन्होंने एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन टाइप का नहीं किया था. एज वाइल स्टडिंग, वाइल डूइंग हिज ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, उन्होंने ये सारे क्लियर किए एंड लेट्स हियर इट फ्रॉम हिमसेल्फ. यस बिमलेश जी, थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू आप मुझे बहुत क्लियरली बता रहे थे कि मतलब 10th एंड 12th बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड जी दैट मैम। वेंट डाउन व्हेन इट केम टू ग्रेजुएशन, बट अगेन विथ जो भी आपका इंस्पिरेशन एंड हेल्प था उन सब से आपने फिर पीजी में रीबाउंड किया जी एंड मैम। दैट एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर योर सक्सेस इन जो भी अभी आपका फ्यूचर जो अभी चल रहा है प्रेजेंट. यस बिमलेश. जी मैम, मैंने ग्रेजुएशन अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी किया है और उसके बाद मेरा पीजी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी है ज्योग्राफी में। और फिर मैंने अपना पीएचडी जो है अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा चौथा साल है अभी। तो जो है उसमें मेरी जो है ईपीएफओ में जो भी परफॉर्मेंस है वो उसका जो भी बेस है वो सिविल सर्विसेज की जो मैंने प्रिपरेशन की थी 4-5 साल उसकी वजह से। और इसके लिए एडुटैप जो कोचिंग थी उससे मैंने अपना जो अकाउंटेंसी के लिए, लेबर लॉस के लिए और ख़ास तौर से जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए मैंने वहाँ से मतलब पढ़ाई की थी। ओके. आपने बताया था कि आपके जर्नी के टाइम पे मतलब जैसे 10th एंड 12th में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, बट अगेन दैट वेंट डाउन एंड आप ग्रेजुएशन में बहुत कम स्कोर किए. बट जी मैम। आफ्टर दैट अगेन आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स के सपोर्ट एंड मोटिवेशन की वजह से फिर आप उसे रिबाउंड करके फिर पीजी में आपने यू केम आउट विथ वेरी गुड मार्क्स, 78% कुछ आए थे. हाउ व्हाट जी मैम। हैपेंड ड्यूरिंग दैट ग्रेजुएशन? आई वांटेड यू स्टूडेंट्स को वो मोटिवेशन मिले आपसे कि कहीं पे कुछ गलती भी होती है तो हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दैट एंड सेट आवर लाइव्स. मैम ग्रेजुएशन में सबसे उसका बेस जो है मैम वो ये था कि जैसे 10th और 12th में दरअसल मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि जैसे मुझको ये था कि जैसे मेरे टीचर्स ने ये कहा था कि ऑनर्स बोर्ड पे आपका नाम आना चाहिए। जैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की हुई है तो उसमें मतलब जैसे मेरा लक्ष्य था कि जैसे वो एक ऑनर्स बोर्ड होता है प्रिंसिपल के रूम के सामने, तो वहां पे मेरा था कि जैसे कि ऑनर्स बोर्ड के मतलब मैंने जिंदगी का लक्ष्य ही ये बना लिया था कि मुझको कैसे भी ऑनर्स बोर्ड पे आना है। ओके. और जब वो मैंने हासिल कर लिया 12th में तो फिर मुझे ऐसा ये फील हुआ कि बस अब मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, अब मुझे कुछ हासिल करने के लिए रखा नहीं है। ओके. और हमेशा से ही जैसे सिविल
सर्विसेज में जाना था, तो उसकी वजह से ये था कि मतलब जैसे कि ये इंजीनियरिंग या दूसरी फील्ड की तरफ कोई मतलब ध्यान था ही नहीं। तो वो एक था कि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं था, जैसे कि मैं बीएससी करूं भी तो जैसे किस चीज के लिए करूं, और मुझे फोकस करना था ज्योग्राफी में। तो बीएससी में मेरे मार्क्स ज्योग्राफी में काफी अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो एकदम कम हो गए। इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वहां पे कमजोर हुई थी मैम, ड्यू टू तो फिर लैक ऑफ कैसे आपने, मोटिवेशन। ओके, कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि फिर आपके मार्क्स, आई मीन, कहीं पे भी कम नहीं थे, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हाउ? मैम फिर उसके बाद जब मतलब देखा फिर क्या हुआ कि एमएससी में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी था। इसकी वजह से एमएससी में फिर परफॉर्मेंस मेरी, जब मैं बीएचयू गया तो वहां पे फिर ठीक ठाक हो गई मैम, क्योंकि वहां पे सिर्फ ज्योग्राफी था। बीएससी में भी मेरी जो परफॉर्मेंस थी सिर्फ ज्योग्राफी में मैं वो अच्छी थी। ओके। हम्म, ओके, थैंक यू बिमलेश, ये हाईलाइट करने के लिए। जी मैम। यस बिमलेश, तो आपने बताया कि आपने जो अपना स्टार्टिंग किया था, मतलब वाइल डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इटसेल्फ, आप यूपीएससी की भी तैयारी भी कर रहे थे एज जी पार्ट ऑफ मैम। दैट। एंड ऑडियंस, आप देख सकते हैं बिमलेश जी के स्क्रीन पे पीछे वो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो उन्होंने रखा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रिगरस preparation he might have done for his UPSC that made him attempt four mains, four times उन्होंने mains attempt किया है. So you can understand the kind of diligence that he must have put into in the UPSC preparation. And along with that, आपने ये भी बताया कि आपने यूपीपीएससी का भी एक अटेम्प्ट दिया था, that you went till the interview part. So how was that, all that journey? कैसा रहा वो जर्नी? मैम वो जर्नी भी अच्छी थी, क्योंकि उसी का फल जो है मुझे यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ में देखने को प्राप्त हुआ है। और उसी का ही वो जो टर्मोइल वहां पे था, या जो मैंने एफर्ट वहां पे डाला, उसी का फल यहाँ पे देखने को ये हुआ है। और मैंने इनिशियली जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी सिविल सर्विसेज की, वो मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझको कभी सिविल सर्विसेज देना है। मेरा इनिशियली, क्योंकि मैंने जो फील किया कि अगर आप कोई जैसे शुरू में ही एकदम टारगेट कोई लेके चलेंगे कि मुझको इस एग्जाम में बैठना है, तब आपको दिक्कत होगी। शुरू में आप, क्योंकि इसका सिलेबस देख के आपको मतलब कहीं ना कहीं एक तो फेयर फैक्टर काम करेगा। आप शुरू में ये लेके चलिए कि मुझको अपने देश के बारे में कुछ जानना है, मुझको यहाँ की पॉलिटी के बारे में, मुझको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। फिर जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जब 30-40% सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर अपने आप फिर वो दिमाग में थॉट आने लगेगा कि जो है मुझे इस एग्जाम में बैठना चाहिए। मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कोट था उनका कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो पहले आप उस काबिल बने कि आपको देश की जो बेसिक जानकारियां हैं वो हासिल हों, फिर उसके बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए एस्पायर करें। शुरू में ही कोई टारगेट लेके चलेंगे तो इसके सिलेबस को देख के आपको डर लगेगा, और आप जो है मतलब वक्त के साथ धीरे धीरे हौसला जो है अपना हारने लगेंगे। ओके, ग्रेट विमलेश, आपने बहुत सही बताया कि हम्म, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, बहुत ही अच्छा हम्म, कहा। जी मैम। तो ठीक है, आपने यूपीएससी का किया था, फोर अटेम्प्ट्स आपने बहुत ही अच्छे से मेंस भी दिए थे, एंड यूपीपीएससी का भी आपने दिया था, इंटरव्यू तक गए थे ना। इसके बाद जब आपने शिफ्ट किया यूपीएससी जी मैम। ईपीएफओ के लिए, बिकॉज वो तो आपके जी बैक ऑफ द माइंड था ही कि अगर जी यहाँ से नहीं होता डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट फॉर अदर एग्जामिनेशंस, बट फिर भी वहाँ का जो सब्जेक्ट्स है और यहाँ के सब्जेक्ट्स है बहुत ही अलग है, मतलब थोड़े जी से मैम। सेम है बट अदरवाइज इट्स completely डिफरेंट. सो हाउ डिफिकल्ट वाज द ट्रांसिशन as part of your preparation from UPSC and UPPSC to UPSC PFO? मैम ईपीएफओ में खास तौर से शुरू में मतलब दिक्कत हुई थी, क्योंकि जो इसके जो वो 30% जो सिलेबस इसका अलग है, खास तौर से जो अकाउंटेंसी वाला पार्ट आता है या आईआर वाला। तो वहां पे ये हुआ था कि, और जैसे यहाँ पे एक फीलिंग भी थी कि यहाँ पे बीकॉम या एमबीए वालों को जो है प्रेफर मतलब जैसे देखने को होगा। तो जैसे शुरू में ये हुआ, बट जब मतलब मुझको फिर बाद में ये हुआ कि जो मेरा 70% है जो कि सीएससी से टैली खाता है, तो वो वाला मेरा ठीक ठाक तैयार था। और खास तौर से सीट सेट होने की वजह से जो वो आपका रीजनिंग या जो बाकी के पार्ट होते हैं वो भी तैयार थे। तो मुझको ये था कि जैसे बाकियों को ज्यादा प्रिपेयर करना होगा, मुझको जो है वो 30% पे फोकस करना होगा, जिसकी
की प्रिपरेशन में एडुटैप ने काफी अच्छा मैम मतलब हेल्प की मुझको उस जर्नी में। ओके, जैसे हमारी जब पहले डिस्कशन हो रही थी आप बता रहे थे ना कि साइंस वाला सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा था, तो उस तरह के क्योंकि दिस आई वांटेड टू हाइलाइट कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, पता नहीं हम लोग कैसे कर पाएंगे, जी क्योंकि अभी मैम, तक ये हमारा चीज एक सही हो। सब्जेक्ट हाँ, तो उसमें आपने क्या एफर्ट लगाया और किस तरह से उसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निकाला? मैम खास तौर से जो बीकॉम वाले सब्जेक्ट थे, क्योंकि साइंस तो बैकग्राउंड ही है मेरा, तो साइंस के लिए दिक्कत नहीं हुई, और ज्योग्राफी वाला पार्ट होने की वजह से और सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड होने की वजह से उसमें दिक्कत नहीं हुई। मेन चैलेंजिंग था मैम ये जो अकाउंटेंसी वाला था, या जो लेबर लॉस थे, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट प्रोविजंस भी पूछ लेते हैं कि इस एक्ट के इस प्रोविजन में क्या क्या दिया हुआ है, और जो लेबर लॉस हैं वो बहुत सारे हैं। अगर आप जैसे उस पे जाएं तो 44 हैं। तो हुँ, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने मतलब था कि पहले आप किसी भी चीज का स्केलेटन पढ़ें। ऐसा नहीं कि फर्स्ट गो में ही आप किसी की भी लॉ या किसी भी सब्जेक्ट की डिटेलिंग में जाएं। पहले आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ें, पहले वो देखें कि उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जो उस सब्जेक्ट को गवर्न करते हैं। फिर वन बाय वन आप उसकी डिटेलिंग में जाएं। जब आपको प्रिंसिपल्स याद हो जाएं, फिर उसका देखें कि आपका मतलब सबहेड्स क्या हैं। सबहेड्स के बाद फिर एग्जाम्पल्स में या जो भी उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें जाएं। तो अगर आप वन गो में जाएंगे तो वो सब्जेक्ट आपको टफ लगेगा, लेकिन जब वन बाय वन जाएंगे कि पहले उसका जैसे कि पहले डेफिनेशन हो गई सब्जेक्ट की, फिर उसकी जो है प्रिंसिपल्स हो गए, फिर सबहेड्स हो गए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, तो वो सब्जेक्ट आपको ठीक फील होगा, उसमें आपको फिर आसानी होगी। थैंक्स अ लॉट विमलेश, ये आपने बहुत सही बताया कि स्टूडेंट्स की कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई नया सब्जेक्ट है तो बिल्कुल टफ होगा, हम्म, क्योंकि हम लोग देखते ही सबसे ज़्यादा सबसे पहले सिलेबस वो सब देख के डर जाते हैं आधे। सी जी मैम। एज़ विमलेश हैज़ राइटली हाइलाइटेड कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए एंड ट्राई टू हम्म, ब्रेक डाउन द बिगर चंक्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उससे क्या होता है धीरे-धीरे से आप बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे एंड वंस यू डू दैट बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप नए सब्जेक्ट को भी एग्जाम प्रिपरेशन में इतने कम टाइम में भी आप पूरा-पूरा अच्छे से समझ के कर सकते हैं एंड लाइव एग्जांपल आपको तो विमलेश जी दिख ही रहे हैं। ही हू हैज़ क्लियर्ड दिस इन फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली। यस, सो विमलेश एक और चीज़ जैसे अभी हम तब से आप आपसे बात कर रहे थे कि हमने ये देखा है कि आपने ग्रेजुएशन करते हुए उसके बाद पीजी करते हुए अभी पीएचडी भी आप कंप्लीट करने वाले हो। ये सब करते हुए आपने किस तरह से बैलेंस किया एग्जाम प्रिपरेशन को? मैम दरअसल क्या हुआ, जैसे पीजी के बाद जो मेरा सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, और ओके। ज्योग्राफी ही मेरा सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल था। लेकिन ज्योग्राफी का भी मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी जो हम लोग एकेडमिक्स में पढ़ते हैं और जिस तरह से सिविल सर्विसेज में खासतौर से यूपीएससी में पूछता है, उसमें बहुत अंतर होता है। ओके। एकेडमिक्स में हम लोगों को सिखाया जाता है कि बढ़िया से बस लिखिए, पेज भरिए, वो हो जाएगा। और जब बट आप जब उसमें जाएंगे सिविल सर्विसेज में, खासतौर से यूपीएससी में, तो वहां पे बहुत ही अप्लाइड पूछता है। तो वहां पे ज्यादातर एप्लीकेशन पार्ट आता है। यहाँ तक कि जब मैं जैसे विश्वविद्यालय में अपने पढ़ाता हूँ, अपनी क्लासेस जब मैं मतलब देता हूँ, तो वहां पे जो मैं डेफिनेशंस बताता था, या जैसे मैं ज्योग्राफिकल थॉट एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी में, तो जब मैं वो पढ़ाता था तो स्टूडेंट्स भी कहते थे कि ये सब तो हमको हमारे सर लोगों ने कभी बताया ही नहीं है। तो ओके। वो मतलब जो मुझे मेरा ही सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज की सहायता से इतना इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि वो अप्लाइड पोर्शन वहां पे ज्यादा था सिविल ओके। सर्विसेज में, वो पढ़ने को हुआ। और जो एकेडमिक्स था उसमें उतना ज्यादा मतलब जैसे डिटेलिंग थी नहीं। तो क्या था कि वो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आता था, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता गया। मतलब मेरे पास स्टैटिक पोर्शन पहले से ही तैयार था, और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मुझको वो अप्लाइड पढ़ने में मतलब जैसे बहुत ही अच्छा फील हुआ। ओके। तो आपका जो एकेडमिक्स है एंड जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल साथ-साथ आराम से चल रहे हैं और जी दोनों मैम। आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इनफैक्ट। आपका यू ग्रेजुएशन का या पीजी का इसमें और यूपीएससी का प्रिपरेशन आपका रेगुलर स्टडीज़ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, जी। तो आप बिल्कुल एफर्टलेसली आप ये कर पाए। जी मैम।
ओके, सो यस स्टूडेंट्स, दिस इज राइट डिसीजन दैट ही हैज टेकन कि उस तरह के सब्जेक्ट्स आप चूज कीजिए जिससे आपका बैलेंस आपका बिल्कुल बिगड़े नहीं, एंड एट द सेम टाइम दे शुड कॉम्प्लीमेंट करे, दैट विल हेल्प यू इन एफर्टलेसली गेटिंग थ्रू। इसी की वजह से उन्होंने 4 अटेम्प्ट्स में 4 मेंस तक वो रीच कर पाए यूपीएससी में। तो यस बिमलेश, तो अभी आपका आपने जर्नी बताया कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया है एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा इंस्पिरेशन किससे मिला? मैम इंस्पिरेशन मेरे फ्रेंड्स हैं मैम, कुछ ऐसे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुश किया। और ख़ास तौर से जैसे उनसे इंस्पायर इसलिए होता था क्योंकि वो उस पद पे पहुंच के भी बहुत ही हम्बल थे। तो ये एक फील होता है जैसे शुरू में जो एक ऑरा होता है एक ऑफिसर का, कि जैसे कि ये हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो वैसा हो जाएगा। तो वैसा कुछ था नहीं। जब जब मैंने रियल में देखा कि मतलब ऑफिसर्स इतने हम्बल होते हैं या इतने ही ज्यादा मतलब जैसे सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो वहां से जैसे एक इंस्पिरेशन हुई कि मतलब जैसे जो एरोगेंट ऑफिसर तो सभी ने देखे होंगे, बट जो एक हम्बल होता है जो कि लोगों के बीच में जाके उनको मतलब जैसे हेल्प कर रहा है, उनकी ग्रीवांसेस को सुन रहा है, तो वहां से एक इंस्पिरेशन होती थी कि ऐसा वो मतलब हो जो कि मतलब रियल में जैसे काम करे लोगों के लिए। ओके, ओके, और फिर ग्रेट। हारने के लिए कुछ था नहीं मैम, क्योंकि जैसे बैकग्राउंड कुछ ऐसा मैम था नहीं कि जैसे कि जो फादर हैं जैसे कि या कुछ वो हैं कि मतलब कुछ था ही नहीं हारने के लिए, सर सिर्फ आगे पढ़ने के बारे में ही सोचना था मैम। ओके, ग्रेट। अच्छा बिमलेश, जब हमारी बात हो रही थी आपने एक चीज हाईलाइट किया था, जी मैम। दैट जैसे यूपीपीएससी का जो इंटरव्यू में जो आपका जस्ट 0.3 मार्क्स से जो आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो जी मैम। वो बड़ा सा ट्रिगर पॉइंट था आपके लाइफ में। वो फिर उसके बाद जो वहां से आपको मोटिवेशन समझ लीजिए, इंस्पिरेशन समझ लीजिए, गुस्सा समझ लीजिए, या फिर जी मैम। जो भी वहां से जो मिला है उसका बिल्कुल आपका विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट मिला। वो स्टोरी थोड़ा आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे? मैम उससे पहले जैसे बस एक मतलब जैसे एक थर्स्ट थी कि कितना अच्छे से पढ़ लें, या जैसे वो एक आंकड़ा था, जैसे आपकी जो पेपर में जो परफॉर्मेंस थी वो मेरे लिए बस एक आंकड़ा थी कि अच्छा इस बार इस सब्जेक्ट में इतना कम हो गया, इतना ज्यादा हो गया। लेकिन असल में जॉब क्या होती है, और फिर जैसे 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 मतलब एज बढ़ रही थी वैसे वैसे फैमिली के लिए जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। तो जब एकदम जैसे, और उसमें मेरा जैसे जो रिटर्न में जो थे वो अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे पूरा यकीन था कि हो जाना चाहिए था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, और वो भी जैसे अगर वो 10 नंबर का फासला रहा होता या 5 नंबर का फासला रहा होता तो उसमें उतना अफसोस नहीं होता, लेकिन उसमें 0.3 मार्क्स से जो मुझको बाहर किया उससे जैसे एक एक चोट लगी, और जैसे ऐसा फील हुआ जैसे कि मुझे किसी ने खाना दे के मतलब मेरे सामने से थाली छीन ली। तो वहां से फिर जैसे एक ये हुआ कि नहीं, मुझे एनी हाउ कैसे भी मुझको जॉब लेनी है। वहां जाके मुझको ये फील हुआ कि मतलब जॉब की अहमियत क्या होती है किसी की लाइफ में। क्योंकि जैसे कि फैमिली को सपोर्ट करना या अपनी जिम्मेदारियों को जो है मतलब वो निभाना, ये एक बहुत बड़ी जो है मतलब जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। ओके, ग्रेट। सो व्यूअर्स, अगर आप इफ यू आर वाचिंग दिस, आप देखिए कि कई बार होता है हमारे लाइफ्स में भी हम लोगों को एक मतलब जैसे बिमलेश जी ने बताया कि मतलब मुंह तक आया है, वो छीन गया है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको बिल्कुल उससे वो बिल्कुल नेगेटिव वाले इसमें नहीं गए, बट इनफैक्ट ही टुक स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट इंसिडेंट, एंड विद दैट स्ट्रेंथ अगेन उन्होंने उनको लगा कि नहीं, ये प्रिपरेशन काफ़ी नहीं, इससे भी थोड़ा और चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हैज़ पुट इन दैट एफर्ट। एंड उसके बाद उन्होंने फिर कोई एग्जाम नहीं दिया, सीधा यूपीएससी ईपीएफओ दिया, एंड दैट ही हैज़ क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके मैम लिए उससे नो वी पहले हैव। यस, यस मैम इससे पहले ही अभी 15-20 दिन पहले ही CSIR ASO का भी उसमें रिजल्ट आया। उसमें भी जो मेरा कट ऑफ था, जो कि जिसके बिना पे मतलब रैंक आनी थी, उसमें मेरे 2 मार्क्स ज्यादा थे। लेकिन फिर इसमें उन्हीं कारणों की वजह से, जिन कारणों की वजह से पहले नहीं हो पाया था, और इसमें क्वालिफाइंग पेपर में मेरे जो मार्क्स थे वो 1 नंबर कम हो गए।
तो ओके। यहाँ पे भी वो सब चीजें मतलब चल रही थी कि जो चीजें हमारे हाथ में है नहीं, वहां पे वो लोग कम वो मतलब दे के आपको सीधे सीधे बाहर कर दे रहे हैं। तो उसका भी एक था कि मैम कहीं से भी मतलब कोई तो ऐसा दरवाजा होगा जहाँ पे कि मतलब एकदम ठीक से हो रहा होगा, तो फिर इसीलिए ये चीजें मतलब यहाँ पे दिखी। यस, रेजिलियंस एंड परसेवरेंस, ये दो वर्ड्स मैं बहुत यूज करूंगी यहाँ बिमलेश की जर्नी में, क्योंकि यही दो है जो उनको आज इस पोजीशन पे ले आए कि वो एक अटेम्प्ट में यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है। राइट बिमलेश, अगर मैंने सही जी कहा मैम। है तो? जी मैम। जी मैम। ठीक है। तो आपका जर्नी में आपने हमें बताया कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया एंड ऑल दैट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई इंसिडेंट जो बिल्कुल आपको लगा कि बहुत हाई, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट बिल्कुल जो लो आपके जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ के जर्नी में, आपको कहीं पे लगा ऐसे कि हाई, अरे बहुत ही अच्छा, अरे नहीं यार पता नहीं कैसे होगा, उस तरह का कोई? मैम जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब इसका जो सिलेबस था, और वो भी सिलेबस ऐसा जो कि मतलब मेरी फील्ड का कभी रहा ही नहीं, तो वहां पे देख के थोड़ा सा फील हुआ था मैम कि ये वाला पोर्शन कैसे प्रिपेयर होगा, और वो इसकी स्पेशल डिमांड थी। जैसे वहां पे वो 30% सिलेबस का पार्ट था, और उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्लाइड में भी आते हैं। उसके जो है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं वहां पे, लॉस के क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे जाके थोड़ा सा डर वाला फैक्टर था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने फिर यहाँ पे वही वाला अपनी स्ट्रेटेजी यूज की कि मुझको ये दिमाग में नहीं था, भले मैंने फॉर्म भर दिया हो, लेकिन मैंने दिमाग को ये समझा दिया था कि मुझको ईपीएफओ एग्जाम नहीं देना, पहले मुझको अपना इस सब्जेक्ट के बारे में जो है तैयार करना। जब ओके। थोड़ा थोड़ा जैसे जब तैयार होने लगा, फिर दिमाग में वो आया कि चलो ठीक है अब ईपीएफओ देना है। तो ये वाली, क्योंकि अगर आप शुरू में ही लेके चलेंगे ना कि मुझको एनी हाउ पढ़ना है क्योंकि मुझको ईपीएफओ देना है, तब आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल देंगे। पहले आप उस सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, फिर उसके बाद दिमाग में वो बैकअप लेके आइए कि हाँ अब मुझको एग्जाम देना है। तो इससे आपको द प्रेशर सेम फील नहीं। प्रिंसिपल। जी ओके, मैम। ओके, सॉरी। द सेम और प्रिंसिपल दैट योर टीचर हैज सेड, डिजर्व, उसके बाद आप डिजायर उसके कीजिए। लिए डिजायर कीजिए। राइट, जी यस मैम। बिमलेश, यू वर सेइंग समथिंग। और उसके बाद जो लो था उसमें ये था कि अनसर्टेनिटी का, क्योंकि जो ईओ होता, मैंने एपीएफसी का भी एग्जाम दिया था, तो एक जैसे जनरल फीलिंग होती है कि जो ईओ एओ होता है वो एपीएफसी से एक स्टेज नीचे होता है, तो इसका पेपर जाहिर तौर से थोड़ा सा जैसे इजी आना चाहिए। और एज कम्पेयर टू 2021 का जो पेपर था उससे मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो ये था कि इतना मतलब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और इतना जैसे कि मतलब इस स्तर का पेपर आना चाहिए। लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में जो फील हुआ था, क्योंकि उसने जो पेपर उस साल ईपीएफओ ईओ एओ का दिया था वो सीएससी स्तर का दे दिया था, और जो एपीएफसी का जो पेपर था कंपेयर टू वो बहुत ही मतलब सही था, मतलब आसान टाइप का था। तो वहां पे भी जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आया तो ऐसा फील हुआ जैसे मैं भगवान को कर्ज कर रहा था एक हिसाब से, कि मतलब आज तक मेरा जैसे जो वनडे एग्जामिनेशन है वो कभी रुका नहीं था, वो पहला पेपर था जबकि मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके पहले मैंने भगवान को जैसे कर्ज किया कि मतलब अब आपको क्या चाहिए, आप मतलब जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है वहां पे भी आप ऐसा पेपर दे रहे हो कि जहाँ पे जो मैं सोच के आया था वैसी मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें कट ऑफ क्लियर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर जैसे इस पूरी जर्नी में आपको एक चीज मतलब देखने को वो हुई होगी कि जहाँ पे आपको ये फील हो कि ये मेरा लो है, कई बार भगवान वही चीज आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना देता है। क्योंकि ओके। मेरी दोनों मेरी लाइफ में जो दो चीजों ने मुझको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है वो है कि मेरी जो पीएचडी की फेलोशिप है और ये वाला जो रिजल्ट है। और ये दोनों मैंने जो है अपने बहुत ही अनसर्टेन टाइम्स में और बहुत ही अपने लो पॉइंट्स में दिए हैं। और इसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था, मतलब ना ही मैं कभी पीएचडी करना चाहता था, और ना ही मैंने जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी ईपीएफओ का ईओ एओ के पद के बारे में भी मुझको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आज यही दो अनसर्टेन फील्ड्स जो हैं वो मेरी तकदीर मतलब डायरेक्ट कर रही हैं। मतलब बिल्कुल लेके वहां खड़ा कर दिया आपको, ये जी आपका मैम। डेस्टिनी में जो आपने सोचा नहीं था वही जाके आपको खड़ा होना पड़ा। जी ग्रेट, मैम। ग्रेट। सो तो बिमलेश, ये आपकी जर्नी में एडजी टाइप ने किस तरह से आपका हेल्प किया था?
as part of your preparation? एडुटैप में जो इसका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो तरीका था, या जो सर इसको खास तौर से ये जो एग्जाम है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो इसके जो वीडियोस आते थे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन समझाने के बहाने आपको जो सिलेबस है वो भी पढ़ा देते थे। तो ये वाला फॉर्मेट इनका बहुत अच्छा मतलब ये हुआ। और मेरा जैसे एक टारगेट रहता था कि मुझको इस सब्जेक्ट का जैसे एक दिन में इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं, और ओवरऑल मेरा ये चीजें मतलब आज कवर होनी चाहिए। तो उसमें एडुटैप ने बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते थे जिसमें कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, और वो बहुत ही क्वालिटी वाले, कि मतलब जैसे जैसे बहुत ज्यादा सिंपल भी अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो भी मतलब जैसे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। थोड़ा सा ऐसा रहे कि लगे कि हाँ क्वेश्चन फ्रेमिंग में मतलब जैसे कि वो हुआ है, और एक क्वेश्चन के बहाने आपको कम से कम 3 4 फैक्ट्स याद हो जाए। Right. तो आपके 10 क्वेश्चन से कम आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन के आंसर्स आपको उन उन क्वेश्चंस में प्राप्त हो जाएं। तो ये चीज एडू टाइप की थी, और एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग्स में इसमें के जो कंटेंट था वो उसमें क्वालिटी थी, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, जैसे फील हो जाता था कि बहुत ही दिमाग लगा के मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और खास तौर से रिवीजन के टाइम पे भी इनके जो शॉर्ट वीडियोस आते थे जहाँ पे कि आप जो है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो अपना सिलेबस जो भी आपने कवर किया हुआ है वो आप रिवाइज कर पाए, क्योंकि ये जो तीन है अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, इनका अगर आपने पढ़ भी लिया और अगर लास्ट में आपने रिवाइज नहीं किया तब आपको दिक्कत आनी, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट्स हैं। तो वहां पे एडुटैप ने हेल्प किया। और फिर जो इंटरव्यू के लिए मैंने ऑप्ट किया था, तो वहां पे भी इनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मतलब इंटरव्यू पूरा होने के बाद मुझको मतलब बताया था कि आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। इनफैक्ट उन्होंने ये जो अनसर्टेनिटी के लिए मुझको तैयार किया था, जैसे मैंने जो उसमें एक्सपर्ट आया था उनसे कहा था कि मुझको जैसे स्पिरिचुअल थिंग के बारे में जो नॉवेल्स होते हैं वो पढ़ने की आदत है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया जिसके लिए मैं एकदम प्रिपेयर नहीं था। उन्होंने ये पूछा कि जो बिमलेश चौबे हैं उसमें कौन बिमलेश चौबे हैं और कौन आप हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं एकदम तैयार नहीं था। तो वो कह मतलब फिर मैं पूछा उनसे कि सर थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए, तो वो बोले कि जैसे बिमलेश चौबे क्या है, बिमलेश चौबे आपका शरीर है कि आपका हाथ पांव है कि आपकी जुबान है कि आपका दिमाग है, क्या है बिमलेश चौबे। अब इस चीज के लिए मैं एकदम प्रिपेयर नहीं था, लेकिन मैंने जो हॉबी डाली हुई थी वो मेरी जेन्युइन हॉबी थी, मैंने सिर्फ शौक के लिए मतलब उसमें मतलब था नहीं। तो मैंने फिर ये बोला कि सर मेरे हिसाब से जो कॉन्शियसनेस है हमारी वो हमारा लगभग 80% बेस होती है, क्योंकि अगर हमें ये समझ नहीं है कि हम हैं कौन या हम चाहते क्या हैं, तो हम अपनी बॉडी को भी या हम अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो हंसने लगे, वो कहे कि आप बहुत हद तक सही हैं, क्योंकि वेदांत के हिसाब से जो हमारा पूरी पर्सनैलिटी होती है उसमें 90% कॉन्शियसनेस होती है। तो उसके हिसाब से आपने बहुत सही चीजें मतलब ये बताई, मतलब इसी मतलब आप कोई भी हॉबी बताएंगे तो उनके पास काउंटर क्वेश्चंस पहले से ही रेडी हैं कि वो Right. आपसे एक बात में ही या एक दो क्वेश्चन में ही जान जाएंगे कि आपके हॉबीज आपने जेन्युइन बताई हैं कि वहां पे आप जो है खाली ब्लफ कर रहे हैं उनको। और इंटरव्यू क्लियर करने का जो मुझे जो बहुत बढ़िया चीज वो हुई वो एडुटैप वालों ने ये किया था कि जेन्युइन रहिए, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा आपको शोबाजी या ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैंने इतना पढ़ा है या इतना कवर किया है या मैं फला कॉलेज से आता हूँ। अगर आप कोई जनरल कॉलेज से भी हैं या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई बहुत ज्यादा उम्दा भी नहीं है, लेकिन आप जेन्युइन हो और अपनी चीजों के लिए जैसे कि आपके चेहरे पे वो एक स्माइल या आपकी जो ब्राइटनेस आंखों की होती है वो बता देती है कि आपने जो चीजें वहां पे मेंशन की हैं वो आपकी जेन्युइन है कि आप खाली वहां फेक कर रहे हैं। Great, great to hear that, Bimlesh. So अगेन इंटरव्यूज में ये बिल्कुल आप केयर लीजिए कि जो आप मेंशन कर रहे हो उसके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे ज़रूर एक बार फोकस कीजिए। जी मैम। नाउ कमिंग टू द फैग एंड ऑलमोस्ट, तो बिमलेश आपका पूरा जर्नी में मतलब जो एजुकेशनल है, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो या फिर यूपीएससी ईपीएफओ का एफओ का हो, तो उन इस सब में आप कैसे लर्निंग्स लिए हैं इनसे, मतलब जो आपके आगे के फ्यूचर लाइफ में हेल्प होंगे?
मैम सबसे बड़ी ये है कि जैसे अगर चीजें थोड़ा सा पेशेंस वाला, और जो चीजें जैसे एक होता है ना कि जो चीजें आप प्लान किए हुए हों तो वो बेहतर है अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो। और अगर वैसी चीजें नहीं हो रही हैं तभी भी आपको पेशेंस कैसे रखना है, ये मेरी प्रिपरेशन ने मुझको सिखाया कि अगर चीजें आपके वे से नहीं हो रही हैं फिर भी आप एकदम पेशेंस के साथ रखिए, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं उसमें अगर आपने एटीट्यूड अपना सही नहीं रखा, अगर उसके प्रति जो आपका अप्रोच है उसमें अगर गलती हुई, तो चीजें गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि आप जो रैंडमनेस है यहाँ की, जो डार्विन का भी प्रिंसिपल है तो उसमें भी एक चीज जो रैंडमनेस है, जो चौथा उसका जो अजम्पशन है, उसने बहुत बड़ा जो भी दुनिया बनी हुई है वो ज्यादातर जो है वो उसी चीज की वजह से बनी हुई है, रैंडमनेस की वजह से। तो इस रैंडमनेस के प्रति जो एक्सेप्टेंस है, कई बार रिजल्ट आप जो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं आएंगे तो उसको भी एकदम स्माइलिंग के साथ जैसे एक्सेप्ट करना है। कई बार आप जहां से नहीं एक्सेप्ट किए रहे मतलब एक्सपेक्ट किए रहेंगे कि यहाँ से मेरा हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि आपका हो जाए। तो इन सब चीजों, ये जो अनसर्टेनिटी के प्रति जो आपका इक्वानिमिटी है, मतलब जैसे दोनों के प्रति समभाव, ये चीज आपका जो है प्रिपरेशन में आपकी पर्सनैलिटी में जरूर आएगी। और यही चीज मेरी मैम सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा एकेडमिक्स था तो वहां पे एकदम श्योर शॉट रहता था, मतलब पेपर बढ़िया हुआ है, मतलब कि मतलब जैसे मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। लेकिन यहाँ कंपटीशन में खासतौर से सिविल सर्विसेज वाली फील्ड अलग में पेपर अच्छा हुआ है इसका कोई सीधा कोरिलेशन नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। और मार्क्स अच्छे आए हैं तो इसका भी कोई कोरिलेशन नहीं है कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि आपके साथी वाले के ज्यादा बेहतर मार्क्स आ जाए। राइट। यस, सो व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा लर्निंग है जो विमलेश अपना शेयर कर रहे हैं, अपना जो लर्निंग जो जर्नी उन्होंने, एग्जाम प्रिपरेशन का जर्नी है। हर चीज़ आपको पॉजिटिवली लेना है, एंड जो परसिवरेंस है उसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, एंड वॉट एवर माइट बी द रिजल्ट, एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज योर नेक्स्ट प्रिपरेशन। ग्रेट। तो बिमलेश, अगर आपको कुछ एडवाइस या सजेशन देना है हमारे व्यूअर्स को जो अभी यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैम सबसे पहला ये कि जैसे जो पेपर है वो जिस फॉर्मेट में है उसी के जरिए उसकी तैयारी जैसे की जाए। जैसे ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और पहले से ही जैसे एक जैसे फिगर तय कर लें कि मुझको ओवरऑल इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से मतलब कवर करने हैं, और वो डेली मतलब जैसे वो दिखना भी चाहिए। जैसे मुझको अगर ओवरऑल 10,000 क्वेश्चन करने हैं तो वो डेली कम से कम 100 150 200 क्वेश्चन वो होने चाहिए। और जो टेस्ट सीरीज भी है वो भी कम से कम 2 से 3 इंस्टीट्यूशंस की होनी चाहिए ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे। तो इससे क्या रहेगा कि आपके जो प्रिपरेशन होगी उसमें स्टैटिक पोर्शन और एज वेल एज जो डायनेमिक पोर्शन है वो दोनों ही कवर हो जाएंगे। और खास जो अभी जो हम लोगों का, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो टॉपिक्स या जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई हैं उनको एक बार जैसे पहले पढ़ लीजिए, फिर बीच में वो सब चीजें पढ़ लीजिए जो आपको आती हैं। क्योंकि जो आती हैं उसके प्रति भी एरोगेंस शो नहीं करना है कि अरे ये तो मुझको आती है, ये तो मैं बाद में देख लूंगा, लास्ट में बस 1 2 दिन में देख लूंगा। उनके ऊपर भी उतना टाइम तो नहीं लेकिन ठीक ठाक टाइम दे दीजिए ताकि जो उसकी इज्जत है कम से कम वो बरकरार रहे। और फिर लास्ट में जो आपने ये अभी चीजें कवर की हैं इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आपने जैसे एक एक बार पढ़ा और रिवाइज नहीं किया तो लास्ट में जो है फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है एक बार वो वहाँ जैसे पेपर में क्लिक होने के लिए। और पेपर में बैठने से पहले भी कोई धारणा पहले से बना के न जाए कि मुझको इतना करना है या मुझको इतना तक वो करनी है। जितना हो सके उतना कीजिए, वो बेहतर है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है। ये यूपीएससी की रेगुलर जो इंटर अरे जो कैलेंडर ईयर में तो आती नहीं है ये वाली परीक्षा। तो कई बार इसके पेपर बहुत ही सही हो जाते हैं, कई बार बहुत ही टफ भी आ जाते हैं। तो जैसा भी हो एकदम अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहिए। कई बार आप सोच के जाएंगे कि बहुत ही इजी पेपर आ जाएगा और उस साल एकदम बढ़िया पेपर वो दे देंगे एकदम सीएससी के स्तर पर।
तो ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए भी तैयार रहिएगा। तो जब आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा एकदम पेशेंस के साथ और दिमाग को एकदम टेम्परामेंट को अपने कंट्रोल किए रहेंगे, तो ऐसे में 2-3 क्वेश्चन आपके मतलब सही हो जाएंगे, और इस यही जो 3-4 क्वेश्चन का जो डेविएशन होता है यही आपके सिलेक्शन में अंतर डालेगा। Okay, thank you, Bimlesh, for the advice जो आपने दिया है. So in a nutshell, if I have to summarize what Bimlesh journey अगर वो देखेंगे, तो first thing परसिवरेंस जो उन्होंने बहुत सही तरीके से दिखाया था, इवन आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स उन्होंने उस नॉलेज को वेस्ट होने नहीं दिया, एंड देन ही सेलेक्टेड कि एक दूसरा एग्जाम भी देना, एंड देन ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. दूसरा, नए सब्जेक्ट्स को देख के डरने से ज्यादा उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है. ओनली बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजी कि पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं एग्जाम दूंगा, मतलब एग्जाम सेलेक्ट देने की सोचूंगा. ये दैट जो डिजर्व एंड डिजायर वाला है उन्होंने वो बहुत सही से अप्लाई किया है. एंड तीसरा, उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी किया है वो बहुत प्लानिंगली किया है, जैसे कि सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना है, उसके कंटेंट्स किस तरह से एक फेज्ड मैनर में किस तरह से पढ़ना है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस, उसके बाद नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, उस तरह से कोई भी कहीं पे भी उन्होंने अपने प्रिपरेशन में कमी नहीं छोड़ी. जैसे जैसे उनका प्रिपरेशन आगे बढ़ता गया, ही हैज टेकन लेसन्स फ्रॉम हिज ओन जर्नी एंड उनको इम्प्लीमेंट किया. राइट बिमलेश, मैंने अगर सही कहा है तो उसके बाद नेक्स्ट उनका सबसे हाईएस्ट ये है कि जो भी उनको मिला है उन्होंने बिल्कुल उसे किसी भी नेगेटिवली तरीके से नहीं लिया, एंड देन ही ट्राइड टू यूज इट, जैसे बोलते हैं ना, यूज योर फेल्यूर्स एज योर स्टेपिंग स्टोन्स. उन्होंने वही किया है. जहां पे भी उनको फेल्यूर मिला है, ही नेवर थॉट दैट, ही नेवर टुक इट एज अ फेल्यूर, रादर देन ही टुक इट एज अ लर्निंग, and with that learning he proceeded forward, and now you all can see how abhi he has cleared this UPSC PFO in first attempt, and abhi kuch 1-2 महीने में जॉब में भी ज्वाइन होने वाले हैं. Many congratulations again, Bimlesh, from the entire team, and thank you very much for accepting our invite and sharing your journey with our viewers so that they can also take some good points from that and use them in their own preparation journey. जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, मुझे भी अच्छा लगा मैम. Thanks a lot, Bimlesh. So viewers, hope you have liked this interview. आप एक बार देख लीजिए and then see how all these suggestions or the learnings that Bimlesh journey has given you, आप उसको यूज करके अपना भी जर्नी उसी तरह से आराम से क्लियर कर सकते हैं. Thanks once again. All the best. All the best, Bimlesh.